लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। रोटेशनल डायनामिक्स हम सीख रहे थे और रोटेशनल डायनामिक्स में बॉडीज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दैट वाज आवर कंसर्न। हमने टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, यह चीज सीख ली थी। और हम बॉडीज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तीन इक्वेशंस और उनके एप्लीकेशंस को समझ रहे थे कि यदि कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में है और वह बॉडी एक्स वाई प्लेन में फ्रीली मूव कर सकती है, मगर वह मूव नहीं कर रही है, वह स्टेशनरी है, वह स्टैटिक है, ऐसी कंडीशन में उस बॉडी के लिए हम तीन इक्वेशन बना सकते हैं। समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन टाउ जेड इज इक्वल टू जीरो। हम इसी तीन इक्वेशन को फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। हम जरा अलग अलग तरह के सिचुएशंस को देखते हैं और उनमें इन इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना। ध्यान रहे, मैं दोबारा ये बात बता दूं, रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल मोशन, इट्स समरी ऑफ होल मैकेनिक्स। यदि आप रोटेशनल मोशन को थॉरोली, बड़े डिटेल में, बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, इसके हर एक एस्पेक्ट को अच्छी तरह से समझ लोगे, तो यह समझो कि आप पूरी की पूरी मैकेनिक्स ही रिवाइज कर रहे हो, पूरी की पूरी मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हो, पूरी की पूरी मैकेनिक्स ही समझ रहे हो। इनफैक्ट आप पूरी मैकेनिक्स मत पढ़ो, सिर्फ रोटेशनल पढ़ो, सिर्फ रोटेशनल। सिर्फ रोटेशनल को पढ़ लेने से आप मैकेनिक्स के हर सवाल को एग्जामिनेशन में करके आओगे, ये हमारा दावा है। बस कंडीशन यह है कि रोटेशनल डायनामिक्स को बड़ा डिटेल में पढ़ा जाए और इसके ढेर सारे प्रॉब्लम जितने मैं आपको दे रहा हूं, जितनी शीट्स में दे रहा हूं, इन सभी शीट्स के एक एक सवाल को करने की कोशिश करो। यदि आप स्वयं से इन सवालों को कर लेते हो, मुझे बड़ी खुशी होगी, मगर यदि नहीं कर पाते हो तो उन डाउट्स को मार्क करके रखो। हम इन डाउट्स को जब क्लास में डिस्कस करते हैं तब बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से समझो और उसको नोट डाउन भी करो। आज के दिन हम रोटेशनल डायनामिक्स का एक दूसरा माइलस्टोन टच करेंगे। हमने पहला माइलस्टोन लगाया था जब हमने रोटेशनल काइनेमेटिक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लिया था। उसके बाद हमने तीन शीट डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद में आज हम रोटेशनल डायनामिक्स के पहला माइलस्टोन पर आ रहे हैं। इसमें हमने टॉर्क के कंसेप्ट को समझ लिया है। आज इस माइलस्टोन को टच करके हम दो शीट और देंगे और फिर यहीं पर हम मैकेनिक्स पर, रोटेशनल पर एक हॉल्ट लगाएंगे और पहले दी गई शीट्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे रोटेशनल डायनामिक्स को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, लेट मी कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम। We have got a smooth horizontal surface. This is a smooth horizontal surface. इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस तरह से एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। दिस इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर having mass m, radius r, it's supported at this end by a rigid point support of height h. इसकी हाइट h है, मास m, रेडियस r, supported by a rigid point support at as shown
in figure. As in figure. Observe the situation. We have got a solid hemisphere. Its mass is n, radius is r. It's supported by a rigid point support. इस जगह पर यह rigid point support है, as shown in figure. इस तरह से फिगर में रखा हुआ. Height h. स्फीयर दो जगह से सपोर्टेड है. एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, यह पॉइंट ए, और इस जगह पर यह पॉइंट बी. इस तरह से दो जगह पर सॉलिड हेमिस्फीयर सपोर्टेड है. एंड इट्स स्टेशनरी, इट्स स्टैटिक. किसी तरह से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. नाउ वंस अगेन दिस बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. यह बॉडी फ्री टू मूव है. यह बॉडी इस तरह से गिर सकती है मगर नहीं गिर रही है, स्टैटिक तरीके से खड़ी हुई है. नाउ माय प्रॉब्लम इज, टेल मी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्सेस एट ए एंड बी. पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रिएक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए. टेल मी magnitude and direction of reaction forces at A and B. ऑल्दो मैंने सारी बातें बोर्ड पर प्रॉब्लम के रूप में लिखी नहीं है, काफी सारी बातें बोली है, बड़े ध्यान से सुनना है. यह रिजिड पॉइंट सपोर्ट हाइट h का है. इसके ऊपर इस तरह से सॉलिड हेमिस्फीयर रखा हुआ है, मास m, रेडियस r. यू कैन इमेजिन किस तरह से रखा हुआ होगा. यह एकदम से गिर भी सकता है मगर गिरने की बजाय यह बिल्कुल स्टैटिक है. स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. इस सिचुएशन में पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रिएक्शन फोर्सेस आप कितना एस्टिमेट करोगे? ध्यान रहे, ऑल सच सिचुएशंस आर वेरी मच फिक्टिशियस. ऐसी होती नहीं. क्या कोई सपोर्ट कभी क्या कोई सरफेस कभी स्मूथ हॉरिजॉन्टल होता है? नहीं होता है. वाकई में ऐसा कोई स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं होता. मगर हमने कहा है कि यदि है तो क्या होगा? क्या कोई सपोर्ट इस तरह से रिजिड पॉइंट, रिजिड सपोर्ट कोई होता है? रिजिड बॉडी इनफैक्ट तो है ही नहीं, मगर हमने मान लिया यदि सचमुच में कोई रिजिड पॉइंट सपोर्ट है तो आप किस तरह से, क्या कंसेप्ट लगा के, क्या कैलकुलेशन करोगे, किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, किस तरह से समेशन fx इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे, समेशन fy इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे, और किस तरह से समेशन टाउजेड इक्वल टू 0 अप्लाई करके किस तरह से सिचुएशन को सॉल्व करके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्सेस सोचोगे. मैं आपको सोचने के लिए 3 से 4 मिनट का समय देता हूं और उसके बाद में मैं इस सिचुएशन को एलाबोरेट में समझाने लगूंगा कि क्या क्या सोचकर कैसे कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के, कैसे इक्वेशंस बना के सॉल्व करा जाए. पुट योर अटेम्प्ट फॉर अनदर 4 or 5 minutes. चलिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बेसिक स्टार्ट दे देता हूं और उस बेसिक स्टार्ट के बाद आप फिर अटेम्प्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा. सबसे पहली बात, जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है, you need to know the location of center of mass. The center of mass of solid hemisphere. We had already studied center of mass in our previous chapter. Momentum और collision के पहले हमने center of mass समझा था. अलग अलग रेगुलर बॉडीज का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन समझी थी. वहां पर हमने हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करके नोट डाउन भी करा था और कहा था कि इसका डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसका लोकेशन पता होना जरूरी है. जब भी कभी प्रॉब्लम आता है तो हम डिराइव करने का हमें समय नहीं मिलता है, हम सीधा सीधा उसके लोकेशन को अप्लाई करें.
हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके बेस के सेंटर से 3r/8 हाइट पर होता है। दिस इज 3r/8। अब मैं एक बेसिक स्टार्ट देता हूं कि आपको क्या क्या चीज सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं, फिर आप इक्वेशंस को लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले फोर्सेस के डायरेक्शन को हम कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करेंगे। यह हेमिस्फीयर है, इस तरह से रखा हुआ है। हम एक्सटर्नल फोर्सेस, लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस के डायरेक्शन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। पूरे हेमिस्फीयर को हम मासलेस बना देंगे और उसे पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देंगे और उस पॉइंट मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे रख देंगे। इस जगह पर सेंटर ऑफ मास है हेमिस्फीयर का, जो कि इस बेस से कुछ ऊंचाई पर है और इस सेंटर ऑफ मास पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। यह बात पक्का है। यह जो स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पर होएगा। इस थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा डिटरमाइन करा जा सकता है सिचुएशन को देखकर। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हमने बता रखी है, इसके बेस से 3r/8 की ऊंचाई पर है। अब देयर इज नो अदर पॉसिबल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यह एक एक्सटर्नल फोर्स हमने सोच लिया। अब हम दूसरी एक्सटर्नल फोर्सेस सोचें कि और कौन कौन सी लग रही है। इसके अलावा मैं कहता हूं सिर्फ दो ही पॉइंट पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, दो एक्सटर्नल फोर्स लगेंगी जिन्हें हम रिएक्शन फोर्सेस कहेंगे। सिंस इट्स अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, पॉइंट ए पर रिएक्शन फोर्स का कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ए पर रिएक्शन फोर्स का कोई भी कंपोनेंट यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन गया तो वही तो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब है कि यह ग्राउंड, यह सरफेस कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं करेगा, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफर नहीं करेगा। जरा ध्यान से समझें, यदि इस पॉइंट पर, यह पॉइंट ए जो इस तरह से, यह पॉइंट ए, इस पॉइंट पर यदि इस तरह से रिएक्शन फोर्स हो गया, मान लीजिए, तो इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए जा सकेंगे। जो भी कुछ एंगल अल्फा होगा, दिस वुड बी Na cos अल्फा एंड दिस वुड बी Na sin अल्फा। यह
Na cos अल्फा तो नॉर्मल कंपोनेंट कहला जाएगा और Na sin अल्फा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यही तो फ्रिक्शन कहला जाएगी सर। इसी को तो हम फ्रिक्शन कहने लगेंगे। और यदि वहां पर फ्रिक्शन दिखने लगा तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस कहां रहा। यदि यह स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब है कि वहां पर फ्रिक्शन नहीं दिखना चाहिए, मतलब रिएक्शन फोर्स का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बनना चाहिए। मतलब इस पॉइंट ए पर रिएक्शन फोर्स पूरी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में ही होना चाहिए। पॉइंट ए पर रिएक्शन फोर्स पूरी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में ही होना चाहिए। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्स। मैग्नीट्यूड अभी मैं नहीं कमेंट कर सकता, मैग्नीट्यूड को मुझे इक्वेशन बनाकर सॉल्व करके बतानी होगी, मगर मैं डायरेक्शन को लेकर जरूर यह बात कह सकता हूं कि पॉइंट ए पर रिएक्शन फोर्स पूरी तरह से बिल्कुल इस तरह से नॉर्मल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, क्योंकि यह स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब पॉइंट बी पर रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैं इधर एक बात आपको बताता हूं, क्या और कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी वजह से लगने की संभावना दिख रही है? नहीं, किसी वजह से अब कोई संभावना नहीं है। कहीं यह एक एनजी एक्सटर्नल फोर्स था, सरफेस की वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स पॉइंट बी पर मिलेगा। इसके अलावा इन तीन के अलावा कोई चौथी एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पर नहीं लगेगी। और यदि इन तीन के अलावा कोई चौथी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इस जगह पर पॉइंट बी पर रिएक्शन फोर्स बड़े ध्यान से सोच समझ कर लगाएंगे। एनजी का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, एनए का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, मतलब पॉइंट बी पर लगने वाले रिएक्शन फोर्स का भी कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इस पॉइंट पर यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया तो वह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस स्फीयर को गिरा देगा। पॉइंट बी पर भी कंपल्सरीली जो रिएक्शन फोर्स लगेगी वह वर्टिकली अप, नॉर्मली अप, इस तरह से ही लगेगी। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से स्टैटिक है, सिस्टम पूरी तरह से स्टेशनरी है, इसलिए। और यह पॉइंट सपोर्ट है। पॉइंट सपोर्ट का मतलब होता है विच मे डिलीवर रिएक्शन इन एनी डायरेक्शन। रिजिड पॉइंट सपोर्ट है, इसका मतलब इसके द्वारा रिएक्शन फोर्स किसी भी डायरेक्शन में डिलीवर हो सकती है। तो इस जगह पर रिएक्शन फोर्स जो डिलीवर हुई है वह बिल्कुल नॉर्मली डिलीवर हुई है। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम तो बना दिया है, सारी फोर्सेस भी दिखा दी है, और एक बेसिक कंसेप्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए वह भी बता दिया। दोबारा मैं आपको 3 से 4 मिनट देता हूं, दोबारा कोशिश कीजिए और अब Na और Nb की वैल्यू डिटरमाइन करके बताइए। देखिए, लेट्स स्टार्ट कंसेप्चुअलाइजिंग द प्रॉब्लम। इट्स सॉल्यूशन को हम कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे समेशन fx इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की इधर कोई खास उपयोगिता नहीं है, क्योंकि किसी फोर्स का कोई कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ही नहीं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्योंकि कोई कंपोनेंट नहीं है तो समेशन fx इक्वल टू 0 है भी, मगर ये कोई उपयोगी इक्वेशन भी नहीं है।
दूसरा समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। इस कंसेप्ट से हम यह कह सकेंगे कि Na प्लस Nb इज इक्वल टू mg। Na प्लस Nb इक्वल टू mg। मगर सॉल्व करके इससे ना तो हम Na अभी बता पाएंगे ना Nb अभी बता पाएंगे। यह इक्वेशन भी कोई खास अभी उपयोगी नहीं है। इसमें जो तीसरी इक्वेशन समेशन ऑफ टाउ z इक्वल टू 0 है, यह सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसे सॉल्व करके हमें एकदम से चीजें दिखने लगेगी। अब हम कहते हैं किसी भी इंस्टेंट पर यह बॉडी इस एक्सिस के अबाउट, इधर हम देखें, यह बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, इस तरह से घूम सकती है इस पॉइंट के अबाउट, मगर यह नहीं घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट। हम टॉर्क को 0 करने की कोशिश करेंगे। इससे बेनिफिट यह होगा कि Na की वजह से टॉर्क तो 0 ही दिखेगा। Na की वजह से टॉर्क 0 होगा क्योंकि Na इसी एक्सिस से पास हो रही है। यदि हमने एक्सिस इधर से इमेजिन करी, हम चाहे तो एक्सिस इधर से भी ले सकते थे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हम इधर से एक्सिस ले रहे हैं, इट हार्डली मैटर। इस एक्सिस के अबाउट हम कहते हैं बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, दिस जेड एक्सिस, इसके अबाउट समेशन टाउ z 0 होना चाहिए। अब समेशन टाउ z कैसे 0 करेंगे? Na की वजह से तो टॉर्क 0 देना है, हमें टॉर्क लेना होगा सिर्फ mg और nb की वजह से। तो टॉर्क लेने के लिए मैं कहता हूं mg की दूरी तो स्मॉल डी, यह mg का लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन से कोई मतलब नहीं है इधर, हम लाइन ऑफ एक्शन देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ एक्शन वाकई में तो यह है, मगर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है और इस लाइन ऑफ एक्शन की दूरी है स्मॉल डी। तो mg की वजह से टॉर्क निकालने के लिए फोर्स mg इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल डी, और nb का यह लाइन ऑफ एक्शन है, और mg के इस लाइन ऑफ एक्शन की जो दूरी है दैट इज कैपिटल डी। अब समेशन टाउ z कैसे 0 करूंगा, ध्यान से देखें। इस एक्सेस के अबाउट mg की वजह से जो टॉर्क है दैट इज r क्रॉस f आउटवर्ड द बोर्ड, the torque is in anti-clockwise direction, means इस एक्सिस के अबाउट mg will have tendency to rotate the body in anti-clockwise direction. The torque is outward the board, anti-clockwise torque. इस anti-clockwise torque को मैं पॉजिटिव कहता हूं, it's mg into d with a positive sign. This is torque due to mg. Now, NB की वजह से टॉर्क R क्रॉस F into the board, negative torque. NB will have tendency to rotate the body in clockwise direction about this axis. इस एक्सिस के अबाउट NB की टेंडेंसी इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की है। टॉर्क ड्यू टू NB वुड बी द magnitude of force into its perpendicular distances g. Negative torque कहूंगा magnitude of force nb, perpendicular distance g, and this net torque is 0. यह जो net torque है 0. From here nb is equal to स्मॉल d बाय कैपिटल D इंटू mg। मतलब हमें निकालना क्या रहेगा, जरा देखिए, सिर्फ इस स्मॉल d की वैल्यू और इस कैपिटल D की वैल्यू, जिसको हम ज्योमेट्रिकली और ट्रिग्नोमेट्रिकली बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इसी समय निकाल के दिखाता हूं।
ध्यान रहे फिजिक्स के इस तरह के प्रॉब्लम्स में ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आता ही है। आईआईटी जेई में, एआईट्रिपल में ट्रिग्नोमेट्री पर से डायरेक्ट क्वेश्चंस कम दिखते हैं, मगर ट्रिग्नोमेट्री का इस तरह का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा दिखता है। सबसे पहले यह थीटा, यह 90 माइनस थीटा, यह 90 माइनस थीटा, दिस एंगल मस्ट बी थीटा। यह हमें पता है 3r/8 फ्रॉम हियर टू हियर। तो यह हुआ 3r/8 tan थीटा, 3r/8 tan थीटा फ्रॉम हियर टू हियर। यहां से यहां तक यह लेंथ है r माइनस 3r/8 tan थीटा। तो स्मॉल डी की वैल्यू मुझे साफ साफ दिखने लगती है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी मस्ट बी r माइनस 3r/8 tan थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका कॉस कंपोनेंट। मैं दोबारा समझाता हूं। सेंटर ऑफ मास की यह हाइट 3r/8, हमने पहले ही यह बात अभी बता भी दी। कई बार जेई के प्रॉब्लम्स में यह चीज प्रॉब्लम के साथ में दे भी दी जाती है, और कई बार यदि नहीं दी हुई होती है देन दे एक्सपेक्ट कि आपको भी पता होगी। इस 3r/8 यह एंगल थीटा tan थीटा की डेफिनेशन देख लो, इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से यहां तक यह जो लेंथ आपको दिखेगी फ्रॉम हियर टू हियर, दिस लेंथ वुड बी 3r/8 tan थीटा, 3r/8 tan थीटा। यहां से यहां तक यह दूरी है r, इसमें से इस दूरी को हटा दिया तो यह हो गया r माइनस 3r/8 tan थीटा, और इस दूरी का फिर कॉस कंपोनेंट ले लेंगे तो यह दूरी आ जाएगी स्मॉल डी। अब मैं कैपिटल डी के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं। यहां से यहां तक 2r है, इसका सीधा कॉस ले लो बस। 2r का सीधा कॉस थीटा ले लो बस। तो यहां कैपिटल डी हो गया। स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, यहीं का यहीं कर देते हैं। 1/2 r कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, 1/2 इंटू 1 माइनस 3/8 tan थीटा। स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, एम बी की वैल्यू आ गई mg/2 इंटू 1 माइनस 3/8 tan थीटा। हियर व्हाट इज थीटा? tan थीटा की वैल्यू हम पहले से ही लिख सकते हैं। दिस इज h एंड दिस इज 2r। तो sin थीटा इज इक्वल टू h/2r, और tan थीटा इज इक्वल टू sin theta is h/2r, so tan theta would be h/4r square minus square। यह tan theta की वैल्यू h और r के टर्म्स में, tan theta की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। NA हम लिख सकते हैं NA would be equal to mg minus nb। mg
माइनस एन बी रख के देख लीजिए, इट वुड बी एम जी बाय 2 1 प्लस 3/8 टाइम थीटा। एन ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एन बी, एम जी माइनस दिस टर्म कर दीजिए तो आपको यह चीज दिखने लगेगी। साइन थीटा की जगह यह एक्सप्रेशन लिख दीजिए आप, दिस वुड बी रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीका देखिए। यह कंसेप्ट जो लगाया गया समेशन ऑफ टाउ z इक्वल टू 0, इसको देखिए। फिर स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू, इसको ज्योमेट्रिकली निकालना, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकालना। इसे देखिए, सच टाइप ऑफ टास्क आर फ्रीक्वेंट व्हेन प्रॉब्लम अपीयर्स। आपको जो शीट दी है उसमें भी इस तरह की चीज आपको देखने को मिल रही होगी, ऑल्दो यह मैंने एक अच्छे लेवल पर लिखता जा रहा हूं अब धीरे धीरे। इसे ध्यान से समझिए। मैं एक और सवाल दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, इनफैक्ट इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा।